हाय मेरे होनहारों, आप सभी का केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 4 में दिल से स्वागत है, यानी वेलकम है। तो आज हम लोग करने वाले हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज द फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस रेट ऑफ रिएक्शन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और उसमें हम लोग देखे थे कि कैसे डिफरेंट फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन को देखिए उस फैक्टर इफेक्टिंग में आप सबसे पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बाद दूसरा देखे थे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस, यानी कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, कैटलिस्ट लगाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो उसमें आप देखे होइएगा कि कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन में क्वांटिटेटिव इफेक्ट होता है। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी बढ़ता है। रेट ऑफ रिएक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टिंग स्पेसिस रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन कैटलिस्ट लगाने से जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है तो इसमें क्वालिटेटिव इफेक्ट होता है। जैसे आप देखेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इसमें तो बहुत ज़्यादा सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में कैटलिस्ट के बारे में पढ़ना है कि कैटलिस्ट क्या है, कितने टाइप्स का होता है, क्या रिएक्शन में इसका इन्फ्लुएंस। तो उसमें देखिए कि सेम रिएक्टिंग स्पेसिस से, सेम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अलग अलग होगा जब हम कैटलिस्ट बदल देंगे। तो कैटलिस्ट क्या करता है, वहां सेम रिएक्टिंग स्पेसिस से प्रोडक्ट जो अलग अलग बनता है, इसका क्या मतलब है, पिक करता है, क्वालिटी में चेंजेस करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को ये भी इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन किस आधार पर, क्वालिटेटिव इफेक्ट करता है। खैर जो भी, चलिए सर, बढ़ता है, जो भी होता है सो होता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है सो देखिए, रेट लॉ एक्सप्रेशन जैसे अभी हम आपको बताए थे कि ये क्वांटिटेटिव इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन से जो इफेक्ट है वो क्वांटिटेटिव रिलेशन को ये रेट लॉ एक्सप्रेशन बताता है। खैर चलिए सर, आप थोड़ा सा अब देख लें। इसमें कहता है द एक्सप्रेशन व्हिच एक्सप्रेस, सीधा इसे लिखे, रेट law expression which express rate of reaction in a term of concentration, which raised to some power, which raised to the some power which may or may not be equal to their stoichiometric coefficient in balance chemical equation। ये याद रखिए, it has to be determined एक्सपेरिमेंटली। देखिए सर, हम लिख रहे थे तब तक आप गप कर रहे थे, अच्छा कीजिए, तो कि इसमें लिखने में समय लग गया है ना, तो समय तो लगता ही है, तब तक आप कुछ गप कर लिए किससे, दोस्त बल से। तो इस थोड़ा इसमें देखिए क्या लिखे हैं कि वैसा एक्सप्रेशन, व्हाट इज दिस, रेट लॉ एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेशन, वह एक्सप्रेशन है जो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करता है इन ए टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, in a term of concentration which
कंसंट्रेशन टर्म which raised to the some power, यदि होगा पावर तब उसमें some power which may or may not be equal to stoichiometric coefficient in balance के इक्वेशन, और दिस इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंट। रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। हम क्या बक रहे हैं भैया, ये आपको समझ, जैसे देखिए सर, हम बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे ये प्रोडक्ट बना, तो याद कीजिए अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मास एक्शन, याद है सर लॉज ऑफ मास एक्शन, लॉज ऑफ मास एक्शन ही देखिए सर, लॉज ऑफ मास एक्शन और ये कोई कुछ अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा का अंतर है, वही अंतर बहुत बड़ा अंतर है। यदि रेट लॉ लॉज ऑफ मास एक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे आप, तो उसमें भी पढ़े थे कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉज ऑफ मास एक्शन क्या है, गोल्डबर्ग और वेजेस ने दिया था ना, रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन के बीच में पढ़े ना, क्या रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to product of molar concentration of reacting species, या reactant आप बोलते थे, each concentration term raised to the power equal to stoichiometric coefficient आप बोलते थे उसमें। तो rate of reaction is a term of concentration of reactant, reactant बोलिए या हम तो बोलेंगे reacting species, ये छूट गया था, देखिए reacting species है ना, रिएक्टिंग या रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के व्हिच रेस्ट टू द पावर। अच्छा चलिए उस पर देखिए, तो देखिए इसमें आप अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मास एक्शन लिखते तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या करते थे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, उसका पावर लगा देते थे, वैसे ही इसका कंसंट्रेशन यहाँ पावर लगा देते थे। नहीं, यदि फिर इसको रेट को याद कीजिए सर, हटा देते तो के लगा देते थे, फिर यहाँ ऐसे लगा देते थे, यहाँ ऐसे लगा देते थे ना। यहाँ क्या करना है, यहाँ भी वही करना है, क्या करना है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, यहाँ भी हम लोग वही कर रहे हैं जो वहाँ किए थे, कुछ नहीं, बस यहाँ रेट यानी आर प्रोपोर्शनल टू, देखिए ए पर पावर हम लोग दे रहे हैं, क्या दे दें, अल्फा दे देते, अल्फा, और यहाँ दे दिए बीटा, यहाँ हटा दिए प्रोपोर्शनल तो के लिख दिए, के ए पर पावर अल्फा, बी पर पावर ये बीटा दे दे, अच्छा ठीक है चलिए बीटा दे देते हैं, बीटा, ये बीटा, बी पर पावर बीटा, बी पर पावर बीटा है सर, है ना। कह रहा है कि अल्फा और बीटा क्या हो गया, यहाँ तो था क्या चीज़, ए और बी, आप यहाँ अल्फा बीटा दे रहे हैं। कहने का मतलब है सर, अब आप यहाँ समझिए, आप क्या सोचते हैं कि बहुत पैसे वाले आदमी, रहने दीजिए इसको, केमिस्ट्री को रख दीजिए, हम एग्जाम्पल, बहुत पैसे वाले आदमी खूब खाता होगा, नहीं खूब खाता, खूब घूमता, खूब पैसा खर्चा होगा, खूब ऐश करता होगा, यही सोचते हैं ना, क्योंकि जितना पैसा होता है उतना ही चीज़ आप ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, यही ना सोचते हैं। चलिए एक नंबर। दूसरा क्या सोचते हैं, जो जितना पढ़ता है, पढ़ने वाला बच्चा जो 15 घंटा पढ़ता है, सब कंपटीशन फेस कर जाता है, यही ना सोचते होंगे। चलिए तीसरा आप ये भी सोचते होंगे क्या कि यही 2 पर समझाते हैं, तीसरा बहुत हो सकता है सर, ऐसा है क्या, पहला हम क्या, बहुत पैसे वाला आदमी खूब ऐश करता होगा, खूब खर्चा करता होगा, खूब मज़ा करता होगा, खूब घूमता होगा, खूब रेस्टोरेंट जाता होगा, खूब बड़ा बड़ा गाड़ी खरीदता, ऐसा है क्या, ये ऐसा है भी है और नहीं भी है, मे भी और मे नॉट है कि नहीं। एक बड़े एक महाकंजूस सब आदमी मिलेगा, पैसा रहेगा सर, है ना, उससे चाय पी लीजिएगा, है ना, उसको कुछ नहीं कहो, आप उसको चाय पिला दीजिए, उसके पैसे का चाय यदि पी लीजिएगा तो उसी जगह बेहोश हो जाएगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे लोग खर्चा नहीं कर सकता, ये सच्चाई है। अब बहुत पैसा वाला है तो वो खर्चा करता भी, तो मे और मे नॉट भी है, वो डिपेंड करता है उस आदमी के नेचर पर। पैसा होने से बहुत ज़्यादा वो खर्चा कर सकता है, बहुत ज़्यादा ऐश कर सकता है, बहुत आराम कर सकता है, ये बात है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटली, ये यूनिवर्सल लाइन नहीं है, वो पर्सनल पर निर्भर करता है। वो आदमी जिसके पास, जिस पर आप ये लॉ लगा रहे हैं, वो उसको देखिए, एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कीजिए कि सचमुच वो पैसा ज़्यादा होने से क्या वो आप बहुत ज़्यादा ऐश समझते हैं ना सर, हाँ करता है कि नहीं, ठीक है, नहीं भी कर सकता है, कर भी सकता है। वो 15 अब स्टूडेंट पढ़ाइए, 15 घंटा पढ़ने वाला आदमी किताब ले है, रहा देख रहे हैं, मोबाइल टिप रहे हैं, काहे फलना टॉपर भैया कहलथिन, हाँ IIT के टॉपर के 15 घंटा पढ़े वाला बच्चा कम्पीट कर दीजिए, बाहर वाह,
ये सुना होगा। तो 15 घंटा पढ़ने वाला बच्चा कंप्लीट करता है तो आप 15 घंटा पुरा रहे हैं किताब ले लेके 15। अरे वाह, तो पढ़ने के लिए 15 घंटा या 14 घंटा हो सकता है, ये लाइन है सर कि करने वाला, इतना पढ़ने वाला बच्चा कंप्लीट कर ही जाता है। क्या सभी कंप्लीट कर जाता है? वो मे और मे नॉट भी है। तो दैट्स वाई यहाँ वही सही बात है। ये कहता है रेट लॉ एक्सप्रेशन और लॉज ऑफ मास सेक्शन में, यहाँ बात का हम लोग ताना बाना, यदि लॉज ऑफ मास सेक्शन लिखते तो वैसे ही लिखते है ना, लेकिन वहां लिखते व्हिच मे और मे नॉट भी नहीं लिखते, बस यही रोक देते। क्या लिख देते? एक्सप्रेशन व्हिच इन ए टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज व्हिच रेज टू द सम पावर व्हिच इज इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस। मे और मे नॉट भी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखते। कहाँ? लॉज ऑफ मास सेक्शन में। जैसे यहां हमने क्या लिखा है, एक ये रिएक्शन लिखा है, इसमें ये ए का ये कोएफिशिएंट है, बैलेंस इक्वेशन का ये कोएफिशिएंट है, ये इसका कोएफिशिएंट है। जब हम लॉज ऑफ मास सेक्शन लिख रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज लिखे, उसमें जो पावर है कंसंट्रेशन टर्म का निश्चित रूप से एक्सप्रेस करते हैं। यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है सर? थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरेटिकल रिलेशन है, एक्सप्रेशन है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कहिए या एक्सप्रेशन कहिए, किसका? रेट को आप कंसंट्रेशन के टर्म में जब एक्सप्रेस करते हैं तो थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन कर सकते हैं। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में होता है वो यहाँ लिखना है नहीं। बहुत पैसा है तो वो बहुत खाता होगा, बहुत पैसा है तो बहुत धनवान है, ठीक है, तो बहुत ऐश करता होगा। ये जो होता है वही लिखना है। कहाँ? रेट लॉ में। ये कहता है कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम ना चलवो। यदि वो डिपेंड करता है तो लिखिए, नहीं करता है तो नहीं लिखिए। उसके पास क्या था उससे मतलब नहीं है। तो निश्चित रूप से ये आपको निकालने के लिए एक्सपेरिमेंटली देखना पड़ेगा, है ना। एक्सपेरिमेंटली देखना पड़ेगा कि वो रिएक्शन में जो रिएक्टिंग स्पेसीज है या रिएक्टेंट है उसका जो कोएफिशिएंट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के, उसके टर्म में रियल में ये डबल, उसके टर्म में वो डिपेंड करता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए, चलिए कॉपी कर लीजिए, हम इसको थोड़ा सा आपको ऐसे बता देते हैं। जैसे आप देखिए, मान लीजिए कि एक ऐसा करते हैं कि यहाँ 2A, यहाँ देखिए कोई 2NO प्लस O2, ये 2NO है ना सर। तो देखिए यहाँ ऐसे देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मास सेक्शन क्या करेंगे? रेट के डायरेक्ट लिख दिए, NO का स्क्वायर O2 का है। देखिए नहीं, यहाँ क्या है, यहाँ कंसंट्रेशन डबल करने से, देख रहे हैं यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कंसंट्रेशन डबल कीजिएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, जबकि यहाँ कंसंट्रेशन डबल कीजिएगा तो रेट क्या हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इससे इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? डबल है। देख रहे हैं। तो यहाँ यदि अब O2 का कंसंट्रेशन डबल कीजिएगा तो रेट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। O2 का कंसंट्रेशन डबल कीजिएगा तो रेट यहाँ कितना हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल हम नहीं बोल रहे हैं, केवल इसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। खैर जो भी हो, तो इस कोएफिशिएंट के हिसाब से ये रेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो हम रेट लॉ अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते समय हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसका एक्सप्रेशन वही लिखे जो हमने लॉज ऑफ मास सेक्शन में लिखा। जो लॉज ऑफ मास सेक्शन में लिखे हैं वही इसमें लिखने, कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? क्योंकि यहाँ एक्चुअल में जो ये कोएफिशिएंट है उसके आधार पर रेट डिपेंड कर रहा था। हमको क्या डिपेंड कर रहा था कि यदि हम O2 का कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट डबल हो जा रहा है, यदि NO का कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट 4 गुना बढ़ जा रहा है ना। और इसको डबल और इसको क्या कर दे रहे हैं? डबल कर दें तो रेट हमारा ओवरऑल 8 गुना बढ़ जा रहा है रेट का, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसा एक्चुअल में हो रहा है। दैट्स वाई हमने, यानी कोएफिशिएंट के हिसाब से ये रेट इसका डिपेंड कर रहा है एक्सपेरिमेंटली, इसलिए हमने उसको ऐसे एक्सप्रेस किया, उसके पावर को यहां हमने लिखा। ठीक है। और लॉज ऑफ मास सेक्शन में लिखते समय हमारा क्या पर्पस था? कोई पर्पस नहीं था। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिखल है ना, तो लिख दो। इसमें लिखा हुआ है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है इसलिए लिखा है। एक्सपेरिमेंटली
नहीं डिपेंड करता कोएफिशिएंट के हिसाब से, तो यहाँ हम लोग नहीं लिखते। जबकि लॉज ऑफ मास एक्शन वंस अगेन क्या है, कुछ नहीं देखना है, आंख बंद करना है, बउआ रे कौन सी लिखल है, अच्छा तो लिख दो। ई कहता है बउआ रे ऐसे काम ना चलबो, कोएफिशिएंट के हिसाब से ये रिएक्शन डिपेंड करे छै, नहीं करता है तो लिखो, नहीं करता है तो क्या करता है, जो करता है वही यहाँ लिखना होगा। यानी वहाँ जो है, जो ए और बी था जस्ट अभी मिटा दिए, ए और बी जो था विच मे और मे नॉट इक्वल टू अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा वहाँ हम जो दिए थे। ए के बराबर ये हो भी सकता है और नहीं भी होता है, किसके, एक्स के ये बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, बी इसके बराबर भी हो सकता है, नहीं भी। यहाँ जैसे देखिए यहाँ बराबर है, चूंकि वन सेकेंड समझ गए। चलिए दूसरा एग्जांपल हम इसी पर देते हैं सर, 2NO2 प्लस F2, देखिए 2NO2F, देखिए इस ये रिएक्शन का, इसका देखिए अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मास एक्शन। दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मास एक्शन क्या करेंगे सर, लॉज ऑफ मास एक्शन में क्या करेंगे, रेट के देखिए NO का स्क्वायर F2 लिख दिए, जबकि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन जब हमने लिखने गए तो हम देखते हैं इस रिएक्शन का रेट के ये NO2 और F2 लीजिए, यहाँ देखिए स्क्वायर गैप हो गए, NO2 पर स्क्वायर जो है वो हम गैप कर दिए। गैप हम क्यों कर दिए, यहाँ तो लिख दिए क्योंकि यहाँ फिर से 1 सेकेंड बताया कि लॉज ऑफ मास एक्शन में कोई दिमाग नहीं लगाना है, उसमें क्या करना है, उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो स्टोकेस्टिक है उस वही पावर यहाँ से रेज कर देना है कंसंट्रेशन रूल को, यानी लिख देना है। जबकि रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या करना है, वो नहीं लिखना है, वो एक्सपेरिमेंटली डिपेंड करता है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ देखिए कि यहाँ एक्सपेरिमेंटली ये जो पावर है उस पर डिपेंड नहीं करता है, तो हमने नहीं लिखा, यहाँ यही बात है। तो अब आप सोच रहे होंगे सर, सोच रहे हैं ना, तब तो हो गया, हम लोग कैसे पता करेंगे कि किस पर डिपेंड करता है कि किस पर डिपेंड नहीं करता है, देखने में तो सब एक जैसा लगता है। हम लोग क्या करेंगे, झाल बजाएंगे, पूछ रहे होइएगा सर हम लोग क्या करेंगे, देखने से तो नहीं लगता है, इसमें तनका इसको जो डिपेंड करता होता उसको आप इसको ऐसे करके लिखते हैं, जो नहीं डिपेंड करता उसको ऐसे करके लिखते, तब ना हम समझते। आप बोल रहे हैं साहेब तनाव मत लीजिए, टेंशन लेने का नहीं होता है, टेंशन देने का चीज होता है। तो टेंशन मत लीजिए, टेंशन इसलिए नहीं लीजिए कि आपके केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल बात है, मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो कोएफिशिएंट होता है वो डिपेंड करता है, रेट उसके कोएफिशिएंट पर डिपेंड करता है, इसलिए रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कोएफिशिएंट होगा उसको लिखा ही जाता है। जो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है सर, बस कुछ है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, उसमें आप 5, 7, 8 ऐसे रिएक्शन है, वही पूछता है उल्टा पुल्टा, वहाँ कोएफिशिएंट कुछ रहेगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन में लिखाएगा कुछ, नहीं होगा कुछ, लिखाएगा कुछ। तो वैसे का 5, 7, 8 ऐसे है, 7, 8 को है, उसको आप क्या कीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है, रट्टा समझते हैं ना, रट लीजिएगा, देख लीजिएगा, बस सोच ली, बस वही आता ही है, ठीक है। कुछ NCERT में, कुछ आउट ऑफ बुक वाला सब भी, उसको भी याद करके रखिए, ठीक है, उसको याद करके रखिएगा। रेस्ट जो भी आएगा उसमें क्या कीजिएगा, उसके कोएफिशिएंट यानी कोएफिशिएंट को एक्सप्रेस कर देना है, मतलब उसके लॉज ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में कोई अंतर नहीं आएगा। कुछ ही है जिसमें दोनों में अंतर आएगा, जिसमें अंतर आता है, क्यों अंतर आता है हम बताइए दी, क्योंकि ये लॉज ऑफ मास थ्योरेटिकल होता है, ये एक्सपेरिमेंटल होता है। जिसमें आता है वो कितने हैं, लगभग 8-9 गो होगा ऐसे, जिसको हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में करके आपको बताएंगे, ठीक है। उसको क्या कर लेना है, रट लेना है, क्या कर लेना है, रट लॉ कर लेना, रट लेना है, देन आपका काम बन जाएगा। देन आप क्या करेंगे सर, आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो चलिए सर, आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन समझा। रेट लॉ एक्सप्रेशन हम किसी रिएक्शन का लिखते हैं सर, ठीक है,
कैसे लिखते हैं पता ही हो गया, एक्सपेरिमेंटल डिपेंडेंस के आधार पर लिखते हैं। वैसे आप एक्सपेरिमेंट करने नहीं जाते हैं, एक्सपेरिमेंट वो सब साइंटिस्ट लोग किया रहता है, उससे कह भैया आइए भैया पूछ लेते हैं, ठीक है। और वो पूछने की जरूरत नहीं है, 7-8 हुए उसको रट लेना है, वही डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए, रेस्ट सब में डिपेंड करता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो क्या करना है, किसी रिएक्शन का हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे। इसमें कोफिशिएंट है ना, पावर का जो ये टर्म है, कंसंट्रेशन का जो पावर है ना सर, पावर टर्म एक्सपोनेंट, उसको जोड़ लेंगे, ठीक है। जो जोड़ेंगे वही इस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है सर। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ 2 हो गया, क्यों 2 गया, एगो ये 2। लॉज ऑफ मास एक्शन का नहीं जोड़ना है क्योंकि धोखाबाज है ना, बराबर भले ही होता है लेकिन इस पर विश्वास नहीं करना, ये थ्योरेटिकल है ना जी, एक्सपेरिमेंटल पर विश्वास हम लोग करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे किसी रिएक्शन का, उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म का जो पावर है सर, उस पावर को जोड़ेंगे और वो जोड़ के जो आएगा दैट इज आवर, या हम लोगों का क्या चीज होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो चलिए कॉपी करिए, देन हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए सर, आपने लिख लिया, रेट लॉ एक्सप्रेशन समझ भी लिया क्या है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करने वाले हैं। छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं ताकि छोटा छोटा काम कीजिए आप, ठीक है सर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और जस्ट आपको समझाएं सर। तो चलिए मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, और पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बाय, मीट अगेन।